नमस्कार दोस्तों। गर्दन का दर्द और गर्दन से लेकर हाथ में होने वाला दर्द एक मेन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से कई मरीज एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की ओर भटकते रहते हैं और उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा होता। लेकिन अगर आपको सही जानकारी मालूम हो तो आप सही डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं और आपके धीरज में भी कमी नहीं आती है जब आपको मालूम पड़ता है कि इतना समय ठीक होने में लग सकता है। तो ये जो गर्दन का दर्द है वो कई कारणों से हो सकता है। अधिकांश केसेस में या तो स्पाइन की जो हड्डी होती है जिसे वर्टिब्रा कहते हैं उसके ज़्यादा अधिक बढ़ जाने की वजह से, जिसे हम ओवर ग्रोथ कहते हैं या ऑस्टियोफाइट का बनना कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो गद्दी होती है दो हड्डियों के बीच में, जैसे कि एक हमारे पास ये मॉडल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दो हड्डियां हैं इनके बीच में एक गद्दी है। हर दो हड्डी के बीच में एक गद्दी है, एक लेयर बनी हुई है। इसे ही कहा जाता है डिस्क। इस डिस्क के प्रोलैप्स होकर नस पर चढ़ने की वजह से ये तकलीफ होती है। तो डिस्क एक कारण हो सकता है दर्द का। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से, खासकर जब टीबी का इन्फेक्शन स्पाइन में होता है तब भी ऐसा दर्द हो सकता है। और रेयर केसेस में चोट लगने की वजह से या फिर कैंसर की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं होने के, लेकिन अधिकांश केसेस में हड्डी का ज़्यादा बढ़ जाना या फिर स्लिप डिस्क, मतलब डिस्क का अपनी जगह से खिसक जाना ही कारण होता है। अधिकांश लोगों को गर्दन में दर्द होता है और साथ में ये दर्द हाथ में उतरता है। और गर्दन से लेकर हाथ में कहाँ पर दर्द ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सी नस दबी हुई है। अगर 5वें नंबर की नस दबी हुई है तो दर्द यहाँ तक सीमित रहता है, गर्दन से लेकर शोल्डर तक। और अगर 6ठे नंबर की नस दबी हुई है तो अंगूठे में और तर्जनी उंगली में, मतलब थंब में और इंडेक्स फिंगर के आसपास दर्द होने लगता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और अगर 7वें नंबर की नस दबी हुई है तो मध्यमा में, मतलब मिडिल फिंगर तक ये दर्द उतर सकता है। और अगर 8वें नंबर की नस दबी है तो ये छोटी उंगलियों में भी दर्द आ सकता है। तो कौन सी नस दबी है इस पर निर्भर करेगा कि गर्दन का दर्द हाथ के किस हिस्से तक रेडिएट कर रहा है। तो ये रेडिएटिंग पेन जब होता है तो ये बहुत अधिक संकेत करता है कि गर्दन की वो नस दबी हुई है जो शुरुआती नस है, जिसे हम रूट कहते हैं या रेडिकल कहते हैं। इसीलिए इस तरह के दर्द को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी कहा जाता है। मतलब गर्दन से लेकर हाथ तक उतरने वाला दर्द, रेडिएट करने वाला दर्द सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहलाता है। तो इसकी जांच कैसे की जाती है? अधिकांश केसेस में एमआरआई सबसे उपयुक्त टेस्ट होता है, लेकिन कई बार की एमआरआई की उपलब्धता नहीं होती, या कई बार मरीज को पेसमेकर लगा होता है या कहीं कोई इम्प्लांट लगा होता है ऑपरेशन के बाद, और कभी कभी दांत में जब प्रोस्थेटिक लगे होते हैं तब भी इसको करना मुश्किल होता है। और कई बार कुछ मरीजों को बहुत ज़बरदस्त क्लास्ट्रोफोबिया होता है, मतलब एमआरआई मशीन के अंदर घबराहट होती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इन मरीजों के लिए सीटी स्कैन भी बहुत हद तक उपयोगी हो सकता है, उनके लिए सीटी स्कैन कराया जा सकता है। और जिनमें सीटी स्कैन भी करना संभव ना हो किन्हीं कारणों से, तो उनमें एक्सरे करवाया जा सकता है, एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। तो ये 3 टेस्ट मुख्य रूप से कराए जा सकते हैं: एमआरआई ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, सीटी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, या फिर एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अधिकांश केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही इसका ट्रीटमेंट होता है, मतलब कि दवाइयों के माध्यम से ही इसका इलाज हो जाता है। कुछ केसेस में फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, कुछ केसेस में आपको सिकाई भी करनी पड़ सकती है। और जिनमें इनसे आराम ना मिल रहा हो उनमें यहाँ की जो नस है उसे शून्य किया जा सकता है, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, एपिड्यूरल ब्लॉक, तो वो भी लगाया जा सकता है। और जिन मरीजों में इन उपायों से आराम नहीं मिल रहा है उनमें सर्जरी भी ऑफर की जा सकती है। तो सर्जरी के 3-4 इंडिकेशंस हैं, जैसा कि हम कमर के दर्द के वीडियो में भी बता आए हैं। पहला तो आसानी दर्द हो रहा हो, जो सामान्य दवाइयों से या एपिड्यूरल ब्लॉक के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो उनमें भी सर्जरी किया जा सकता है अगर मरीज चाहे तो। दूसरा इंडिकेशन है हाथ या पैर की कमजोरी, और तीसरा इंडिकेशन है हाथ या पैर में बहुत ज़्यादा झुनझुनी या सुनपन का होना, और चौथा इंडिकेशन है अगर पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब में कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही हो। तो अगर ये चारों कारणों में से कोई कारण हो तब सर्जरी की जा सकती है या किया जाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर शायद अच्छा लगे कि अधिकांश केसेस में, मतलब 70-80% केसेस में दवाइयों से ही बात बन जाती है और बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट की, मतलब एपिड्यूरल ब्लॉक की या फिर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सही समय पर अपने लक्षणों को पहचानें और सही डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज शुरू करें।
आपको इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत झुककर कोई काम ना करें, बहुत भारी सामान ना उठाएं और आपके चलने फिरने के वक्त आपको जर्क ना लगे, इसका ख्याल रखें। इसलिए जब आप सफ़र करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी ब्रेकर्स आदि पर बहुत अधिक उछले नहीं, मतलब आप सामान्य गति से चलें और अपने शरीर को जर्क ना लगे, इसका ध्यान रखें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो अधिकांश केसेस में आपकी समस्या केवल दवाइयों के माध्यम से सुलझ सकती है, आपको आराम मिल सकता है और आपको सर्जरी आदि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अधिक से अधिक अपने प्रियजनों को, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।